पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। 2 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। राज्य में इस बार का चुनाव महाभारत जैसा लड़ा जा रहा है, इसीलिए दुर्योधन और दुशासन का जिक्र भी हो रहा है। अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे। टीएमसी सरकार पर हमला बोला था, तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी अब इसे लेकर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने मोदी और अमित शाह का नाम लिए बिना इन्हें दुर्योधन और दुशासन बता दिया है। ममता ने कहा, शकुनी का चेला दुशासन पश्चिम बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। राज्य में जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लग जाते हैं। बंगाल के लोग मासूम हैं और उन्होंने अब तक किसी पर हमला नहीं किया है। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? आपको हमें जवाब देना होगा। अगर हमारा इरादा आपकी बेइज्जती करने का होता तो हम आपको होटल से बाहर नहीं निकलने देते। आप खुशकिस्मत हैं कि हम अभी भी आपकी इज्जत और सम्मान कर रहे हैं, इसे हल्के में मत लें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता की, दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस पर शाह से भी सवाल हुआ कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की नहीं बल्कि केंद्र की है, फिर बंगाल सरकार इसके लिए क्यों जिम्मेदार हो गई? ममता ने भी इसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। घुसपैठ अगर बंगाल से होता तो क्या पहलगाम में हमला आपने किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें वो खुद फंसती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, तो ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके चलते बंगाल में 60 लोगों की जान चली गई है। बंगाल में एसआईआर का संचालन एआई के जरिए हो रहा है। ये एक बड़ा घोटाला है। ममता ने कहा कि बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। बीजेपी भी ये जानती है और यही कारण है कि अमित शाह बंगाल आ रहे हैं, मोदी बंगाल आ रहे हैं, लेकिन 200 पार बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के एमबीए छात्र एंजल चकमा की जान जाने का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने मोर्चा संभाल लिया है। आयोगों ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और देहरादून के जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग के सवाल है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद जान लेने के प्रयास की धाराएं क्यों नहीं जुड़ी? पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाई जा रही है? मामला सामने आने के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसकी आलोचना की थी और सरकार की आलोचना करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। इस बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की, लेकिन इस बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर वो विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गए। वहीं पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और एसएसपी अजय सिंह पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। 9 दिसंबर को हुए हमले के बाद 26 दिसंबर को एंजल की जान जाने के मामले ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन भविष्य में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी तंत्र विकसित कर पाता है या नहीं। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर की तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। गाजियाबाद में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में पार्टी के बड़े नेता आपस में उलझ गए। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के विधायक संजीव शर्मा और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पार्टी की एकजुटता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 29 दिसंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार गाजियाबाद पहुंचे। NH9 पर उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया। यहां जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष ने अपना संबोधन शुरू किया, विधायक संजीव शर्मा बुके लेकर उनकी तरफ बढ़े। इसी आपाधापी में विधायक अचानक लड़खड़ा गए। उन्हें गिरता देख महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने हाथ तो लगाया, लेकिन साथ ही कुछ टोक दिया। ये टोकना विधायक को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही मयंक गोयल से सवाल कर डाला कि तुमने मेरा नाम स्वागत सूची में क्यों नहीं बोला। भारत माता की जय। भारत माता की अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये विवाद सिर्फ लड़खड़ाने या सवाल पूछने तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि शहर विधायक संजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल और पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो कि अब सरेआम हो चुका है।
विवाद बढ़ा तो तीनों पक्षों ने सफाई दी। विधायक संजीव शर्मा ने इसे महज एक हादसा बताते हुए किसी भी बहस से इनकार कर दिया। वहीं मयंक गोयल का कहना है कि उन्होंने सिर्फ विधायक को गिरने से बचाया था। तो धक्का देने के आरोपों पर पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा ने भी खुद को बेकसूर बता दिया। माना जा रहा है कि भले ही पार्टी नेता इसे सामान्य घटना बता रहे हों, लेकिन मंच पर दिखी ये तल्खी बता रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि महायुति गठबंधन टूटने की कगार पर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने चुनाव पूर्व गठबंधन में शिवसेना को सम्मानजनक सीटों का हिस्सा नहीं दिया। शिवसेना ने कहा कि वह एनडीए की सहयोगी बीजेपी से अलग होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना नेता अजय भोसले ने कहा है, बीजेपी का व्यवहार हमें आहत करने वाला है। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को हम स्वीकार नहीं कर सकते। गठबंधन पर अंतिम फैसला पार्टी स्तर पर होना है, लेकिन हमने 60 इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक पार्टी दस्तावेज दे दिए हैं। वहीं पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए शिवसेना पुणे शहर इकाई के प्रमुख नाना भांगिरे ने कहा कि पुणे में बीजेपी के साथ गठबंधन अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब उनके इस बयान से साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के रास्ते बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। इस बीच बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे शिवसेना की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं पुणे महानगर पालिका के लिए बीजेपी के जरिए प्रस्तावित 165 में से सिर्फ 16 सीटें शिवसेना को देने के फॉर्मूले को पार्टी की स्थानीय इकाई ने खारिज कर दिया, जिसके बाद से गठबंधन की एकता पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच शिवसेना के नेता रविंद्र धांगलेकर ने एनसीपी प्रमुख अजित पवार से मुलाकात कर संभावित गठबंधन पर चर्चा की। धांगलेकर ने बताया कि अजित पवार ने आश्वासन दिया है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर शिवसेना को जल्द जवाब देंगे। यानी अब बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसका असर अब राजनीतिक समीकरणों पर भी देखने को मिलेगा। अगर शिंदे अपना रास्ता अलग करते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। अगले साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें तमिलनाडु का भी नाम शामिल है। राज्य में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए फैसला किया है। स्टालिन सरकार ने फैसला किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर असर जानने के लिए राज्य में लगभग 1,91,00,000 घरों का सर्वे कराया जाएगा, जो 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 12 दिनों तक चलेगा। इस सर्वे का मकसद ये जानना है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जिन योजनाओं को अपने कार्यकाल में शुरू किया, उसका असर जमीनी स्तर पर रहा और कितने लोगों को इसका सही लाभ मिल पाया। राज्य में ये सर्वे करवाने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ये सर्वे स्वयं सहायता समूह से जुड़े 55,706 सदस्य करेंगे, जो घरों का डाटा इकट्ठा करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जाएंगे। इस पहल को पब्लिक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है। इस सर्वे को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है, ये सर्वे तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी द्वारा बनाए गए लाभार्थी डाटाबेस का उपयोग करके कल्याणकारी कार्यक्रमों की डिलीवरी और प्रभाव का आकलन करेगा। जमा किए गए डाटा का बाद में पॉलिसी लागू करने में सुधार करने और सर्विस डिलीवरी में कमियों की पहचान करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं सत्तारूढ़ डीएमके ने ये सर्वे करवाने का फैसला लिया है, जो चुनावी तैयारी का हिस्सा है। वहीं स्टालिन सरकार के इस फैसले को लेकर ये माना जा रहा है कि इसका फायदा सरकार को चुनावों में मिल सकता है। मनरेगा के मुद्दे पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 दिसंबर को पंजाब सरकार ने मनरेगा की जगह पर लाए गए वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ विशेष सत्र बुलाया, जहां सत्ता पक्ष ने इस कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए सीधा आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सोची समझी साजिश के तहत मनरेगा को खत्म करना चाहती है। नया अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और दलित समुदाय के पेट पर लात मारने जैसा है। वहीं इस प्रस्ताव पर सीएम भगवंत मान ने सदन में कहा, मनरेगा से इस बिल को जी राम जी कर दिया। बिल से उन्होंने उसकी आत्मा मार दी। महात्मा गांधी के भी आखिरी शब्द हे राम थे। नया बिल 14 घंटे में बदल दिया, लेकिन मनमोहन सिंह के समय 1.5 साल स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल रहा था। पहले बिल 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी थी, रोजगार मांगा जा सकता था। नए बिल में इन्होंने इसे खत्म कर दिया। इनसे फसलों की गारंटी कैसे मांग सकते हैं? वहीं आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा 10 लाख विरोध पत्र प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी के साथ सदन में पहुंचे। सदन में सियासी तापमान तब और बढ़ा जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। बाजवा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सत्र केवल एक ड्रामा है और जनता के पैसे की बर्बादी। उन्होंने मुख्यमंत्री मान को घेरते हुए पूछा कि जो सरकार सत्ता में आते ही सरकारी दफ्तरों से महात्मा गांधी की फोटो हटा देती है, वो आज गांधी के नाम पर लाई गई मनरेगा के लिए घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है? बाजवा ने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि पंजाब में मजदूरों को 100 दिन के बजाय औसत सिर्फ 27 दिन का काम मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब सरकार ने ये सत्र बुलाकर बता दिया है
कि वो मनरेगा के मूल ढांचे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका के एक इंटरव्यू की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस इंटरव्यू में जस्टिस ओका ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें भी कही जिससे बीजेपी जरूर परेशानी में दिख रही है। उन्होंने कहा, जज के लिए न्याय का एकमात्र स्रोत भारत का संविधान है। जजों ने संविधान की शपथ ली है, इसलिए फैसलों के लिए किसी दैवीय शक्ति या बाहरी प्रभाव की कोई जगह नहीं है। उनकी इस टिप्पणी को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी एक कार्यक्रम में अयोध्या विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना और ईश्वरीय प्रेरणा का जिक्र किया था। इसलिए जस्टिस ओका के इस बयान की अब काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत के फैसले रिसर्च और 15-16 ड्राफ्ट के बाद आते हैं, न कि किसी दैवीय हस्तक्षेप से। जस्टिस ओका ने विकास और पर्यावरण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर कानून को बाईपास नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 48A का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का हर कदम संविधान की मर्यादा में होना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जस्टिस ओका ने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा अयोध्या पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ माना